नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो होने वाली है बिल्कुल धमाकेदार, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय मध्य एशिया के सेना नायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? ड्यूरिंग विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत तैमूर द जनरल ऑफ द सेंट्रल एशिया इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर 1398? तो इसका जो आंसर रहेगा नसरुद्दीन महमूद। इसी के समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये जो तीनों शासक दिखाई दे रहे आपको, ऑप्शन ए, बी और सी वाले, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और नसीरुद्दीन महमूद, ये तीनों के तीनों आपके तुगलक वंश के शासक हैं। इस वंश के शासक आपने, ये तीनों के तीनों आपके तुगलक वंश के शासक हैं। और ये शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने, इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1320 ईस्वी में। कब की थी स्थापना इसकी? 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। और जो तुगलक वंश का जो टाइम था वो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी पूर्व था। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध था। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने नहरों का निर्माण एक व्यवस्था का आरंभ किया था, और वो ये करने वाला वो प्रथम सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये पढ़ा लिखा शासक था, यानी कि तुगलक वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक जो मुद्रा चलाई वो इसी ने चलाई थी। मोरक्को निवासी इब्न बतूता, जिसने रेहला की रचना की थी, वो 1333 ईस्वी में इसी के शासनकाल में भारत आया था। और इसी के काल में सल्तनत से विद्रोह करके हरिहर व बुक्का ने विजयनगर की स्थापना करी थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। और हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होली के त्योहार में भाग लेने वाला शासक अकेला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये खुद मुसलमान था, लेकिन फिर भी ये हिंदुओं के त्योहार होली में क्या करता था? ये हिस्सा लेता था, उसमें भाग लेता था। और इसकी मृत्यु जब ये सिंध अभियान पर गया हुआ था तो 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। कौन? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ये क्या था? अंतिम शासक था तुगलक वंश का। आपको यहां पर एक बात नोट रखनी है, जैसे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ये तुगलक वंश का शासक था, उसी प्रकार एक नसीरुद्दीन महमूद गुलाम वंश का भी शासक था। इसमें सिर्फ फर्क क्या है? यहां पर तुगलक लगा हुआ है और ये तुगलक वंश का था, लेकिन एक नसीरुद्दीन महमूद ये गुलाम वंश का शासक था। और इसने क्या क्या किया? इसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। क्या दी थी? उलुग खां की उपाधि किसको दी थी? बलबन को दी थी। और एक नायब ए मुमालिक पद भी इसको प्रदान किया था। किसको? बलबन को। ये ऐसा पद था जिस पद के अंदर सारे अधिकार थे, मतलब इसके ऊपर बैठने वाला के पास सारे अधिकार हो जाते थे। और सबसे पहले जो व्यक्ति इस पद पर बैठा था उसका नाम एतगिन था। क्या नाम था उसका? नाम एतगिन। और जो नसीरुद्दीन महमूद था वो एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था, और इसलिए एक इतिहासकार थे जिनका नाम था सिराज। उसने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा था। क्या कहा था? दिल्ली का आदम सुल्तान। ये है सेकंड क्वेश्चन। 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ 10 राज वार फाउंड? तो ये कौन से मंडल में मिलता है 10 राज युद्ध का वर्णन? ये मिलता है आपका 7वां मंडल में। कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। 10 राज युद्ध ये परुसनी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 9वां मंडल किससे रिलेटेड है? सोम देवता से। किससे संबंध है इसका? सोम देवता से इसका संबंध है।
और संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? वेद सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। 10वें मंडल के अंदर क्या है? सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहां पर मिलता है? हमें 10वें मंडल के अंदर मिलता है। और तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद की लिपि कौन सी? ब्राह्मी। कितने मंडल इसके अंदर? 10। कितने सूक्त? 1028। सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सरस्वती को। और क्या बोलते सरस्वती को? नदीतमा या नदियों की माता। जनता का विश्वास ऋग्वेदिक काल में किसमें था? बलि और कर्मकांड में। जो दूसरा और जो 7वां आपका मंडल है वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं, और जो पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे बड़े मंडल माने जाते हैं। ऋग्वेद में जौ को क्या बोला गया है? यव बोला गया है। और गाय को अगन्या। अगन्या का मतलब जिसका वध ना हो उसके। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution deal with the establishment of a GST Council? तो ये कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है? तो ये है आपका अनुच्छेद 279A। कौन सा अनुच्छेद है ये? 279A। अनुच्छेद 323A ये क्या है? ये संसद के अधिकार को वर्णित करता है। जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर उनकी नियुक्ति के बारे में कोई विवाद होता है तो ये संसद को अधिकार देता है कि वो इसमें अपना फैसला सुनाए या इसमें कुछ करे। तो कौन सा अनुच्छेद है ये? 323A। अनुच्छेद 246A ये केंद्र सरकार को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 279A हमने बताया ये जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी। और जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन 2016 में जो हुआ था। अनुच्छेद 269A अंतरराज्य राज्यों के व्यापार के मामले में कर तो केंद्र सरकार लगाएगी, और कितना हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों में बांटा जाना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपका जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। अब हमारे कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। कुंभकारी, कुंभकारी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? The earliest evidence of Kumbhakari, the art of making pottery, has been obtained from which era? किस काल से हमें प्राप्त हुए हैं मिट्टी के बर्तन बनाने की कला कुंभकारी के प्रमाण? तो ये हमें प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल से। किस काल से? नवपाषाण काल से हमें ये प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल जो इसका टाइम था वो 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक था। अग्नि का उपयोग करना सीख लिया था मानव ने किस काल में? नवपाषाण काल में। और खाद्यान्नों की कृषि भी शुरू कर दी थी। सबसे पहले किसकी कृषि की थी? जौ की कृषि की थी। मध्यपाषाण काल इसके अंदर पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। पुरापाषाण काल इसके अंदर मानव ने शिकार करना और जो खाद्य सामग्री थी उसको संभाल कर रखना ये शुरू कर दिया था। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? तो ये कहाँ पर है? ये है आपका हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर है ये? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंदर। पोर्ट ब्लेयर में कौन सा है? वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। वाराणसी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदौर के अंदर देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु के अंदर कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्रीनगर के अंदर शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और गोवा के अंदर है डेबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सिर्फ एकमात्र हवाई अड्डा है। कहां पर? गोवा के अंदर डेबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोलकाता में कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा।
और नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? नागपुर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो हमने अभी किए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन स्ट्रगल रिटन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट? तो कौन थे इसके? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें। महात्मा गांधी ने कौन सी बुक लिखी? इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडिया अनरेस्ट। मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। सचिंदर नाथ सान्याल की बंदी जीवन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की द रिडल ऑफ हिंदुइज्म, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये दोनों बुक किसकी हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। और राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? विद विच स्पोर्ट इज द टर्म चाइनामैन एसोसिएटेड? तो किस खेल से संबंधित है ये? क्रिकेट से। किससे है आपकी? क्रिकेट से। खेलों से संबंधित विभिन्न शब्द। टेबल टेनिस से कौन कौन से शब्द संबंधित हैं? पेन होल्ड ग्रिप, बैक स्पिन, चाइनीज ग्रिप, लेट, हाफ कोर्ट। ये किस रिलेटेड आपके? टेबल टेनिस से। कबड्डी से मार्च, लाइन, लॉबी। गोल्फ से आयरन, बंकर, पोस्टर, टी, कोर्स, द ग्रीन, लिम्प्स और लाई। ये लाई और टी और आयरन ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं आपके वर्ड कि किस खेल से रिलेटेड हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी, छोटी नहीं है ये, यहाँ पर आएगा चोटी, पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अमरकंटक तो मध्य प्रदेश के अंदर है, ये सही है। दूनगिरी या दूनागिरी ये उत्तराखंड के अंदर है, ये भी सही है। कैलाश मेघालय, ये गलत है आपका। कैलाश कहाँ पर है? कैलाश तो तिब्बत के अंदर है। कहाँ पर है? तिब्बत के अंदर। और नीमागिरी ये आपकी ओडिशा के अंदर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कैलाश आपका तिब्बत के अंदर है। तो ये जोड़ा आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आरंभ की गई? इंग्लिश एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ विच गवर्नर जनरल? तो ये स्टार्ट की गई थी आपकी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद बने भारत के पहले गवर्नर जनरल। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय की इन्होंने बहुत सहायता की सती प्रथा का अंत करने में। प्रथम विधि आयोग का गठन भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ और इन्हीं के शासनकाल में एक लॉर्ड मैकाले आयोग आया जिसका संबंध अंग्रेजी शिक्षा से था। 1835 में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हुई 1835 के मैकाले स्वर्ण पत्र से। लॉर्ड इरविन इसका समय था 1926 से लेकर 1931 तक। इसके शासनकाल में एक आयोग आया जिसका नाम था लिंडसे आयोग और ये आयोग था आपका प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड। 1929 के अंदर ये आयोग आया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इन्हीं के समय 1854 के अंदर एक चार्ल्स वुड डिस्पैच आया जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। और ये किसके शासनकाल में आया था? यह आया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक भारत के क्या रहे थे? ये
वायसराय। क्या रहे थे? वायसराय, क्योंकि 1857 के बाद वायसराय का पद आ गया था। इन्हीं के समय 1902 में एक आयोग आया जिसका नाम था रैले आयोग। और ये रैले आयोग किससे रिलेटेड था? ये आपका विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित था। भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से एक वाद, जिसको बोलते आंग्ल प्राच्य विवाद, मतलब एक वाद था कि भारतीय आपके अलग तरीके से शिक्षा लागू करना चाहते थे और अंग्रेज अलग तरीके से। तो इन दोनों में एक वाद था, मतलब झगड़ा था, और इस झगड़े या इस वाद को बोलते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद को बोलते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद। सही मिलान करें, मैच करेक्टली। एक साइड में रचना दी गई है और एक साइड में दिए गए हैं इसके रचनाकार। शिल्पाधिकारम, पृथ्वीराज विजय, 10 कुमार चरित, लीलावती। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो सबसे पहले आप उसको करें जो आपको आता है, मतलब जिसका आपको पता है कि इसके साथ मैच हो जाता है, पहले आप उसको करें। या ये नहीं कि हम पहले से ही मैच करना शुरू कर दें। जैसे हमें पता है कि लीलावती ये एक गणित की पुस्तक थी और इसका जो लिखने वाले थे वो कौन थे? भास्कराचार्य थे। कौन थे? भास्कराचार्य। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय जो तरावड़ी के प्रथम युद्ध से रिलेटेड है, वो किसने लिखी थी? जगनक ने। किसने लिखी थी? वो जगनक ने लिखी थी। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम लिखी थी इलेंगो ने। किसने लिखी थी? इलेंगो ने। और 10 कुमार चरित ये दंडी की प्रसिद्ध रचना है। तो क्या क्या हुआ हमारा? तो ए के अंदर क्या रहेगा? ए का ऑप्शन क्या रहेगा? ए की मैचिंग किसके साथ होगी? शिल्पाधिकारम किसने लिखा आपका? इलेंगो ने। और पृथ्वीराज विजय जगनक ने। और 10 कुमार चरित्र लिखी दंडी ने। और लीलावती किसने लिखी? आपकी भास्कराचार्य ने। शिल्पाधिकारम ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम क्या है? तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। और इसका अर्थ क्या होता है? पायल की कहानी। पृथ्वीराज विजय ये संस्कृत ग्रंथ है। तरावड़ी के प्रथम युद्ध से इसका संबंध है। पृथ्वीराज जो तृतीय थे, पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर ये लिखी गई है। लीलावती गणित की पुस्तक है। लीलावती जो लेखक की पुत्री थी, उन्हीं के नाम पर उन्होंने ये पुस्तक लिख दी थी, गणित की लीलावती। 10 कुमार चरित्र ये संस्कृत गद्य काव्य है। इसमें 10 कुमारों का, 10 जो राजा के बेटे थे उनका चरित्र इसके अंदर दिया गया है। पतंजलि, पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अशोक घोष बुद्धचरित और सोदरानंद ये अशोक घोष की कुछ मुख्य रचनाएं हैं। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल किसे प्रदान किया गया था? हमसे ये पूछा है कि अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल किसे मिला था, इकोनॉमिक्स के अंदर किसे मिला था? तो ये मिला था आपका रग्नेर फ्रिस्ट व जॉन टिन ब्रेगन को। किसको मिला था ये? रग्नेर फ्रिस्ट व जॉन टिन ब्रेगन को ये मिला था। अमर्त्य सेन 1998 के अंदर प्रथम भारतीय थे या प्रथम एशियाई थे, प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति थे जिन्हें इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल मिला था। क्या मिला था? इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल मिला था। और दूसरे कौन से हैं? अभिजीत बनर्जी जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला है। यानी कि सबसे पहले किस भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला या किस एशियाई को मिला इकोनॉमिक्स में नोबेल? वो अमर्त्य सेन को मिला है 1998 के अंदर। और दूसरे नंबर के हैं अभिजीत बनर्जी जिन्हें 2019 में मिला है। वैसे प्रथम एशियाई तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, लेकिन उनको मिला था साहित्य के अंदर और अमर्त्य सेन को मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर। हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस के संस्थापक, इन्हें सबसे पहला नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था 1901 के अंदर। रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक के राइटर, मोगली वाली बुक जंगल बुक, तो इन्हें 1907 में अंग्रेजी भाषा का साहित्य में प्रथम नोबेल मिला था रुडयार्ड किपलिंग को। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं?
10 दिसंबर को। 1901 में इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अर्थशास्त्र 1968 में शुरू हुआ था। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किए गए हैं। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज स्थित है। इन विच स्टेट इज द पेट्रोल प्रोड्यूसिंग फील्ड लुनेज लोकेटेड। ये लुनेज जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है ये कहां पर है? गुजरात के अंदर। कहां पर है ये? गुजरात में है ये। छत्तीसगढ़ में क्या है? कोरबा एक कोयला क्षेत्र है। कोरबा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के अंदर। और एक कोयले की खनन के लिए प्रसिद्ध है आपका विश्रामपुर। कौन सा है? विश्रामपुर। उड़ीसा के अंदर तालचेर कोयला क्षेत्र है। और संबलपुर और ईब नदी घाटी ये भी कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। झारखंड के अंदर झरिया और बोकारो ये भी कोयला क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पर है? झारखंड में है। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर क्या है? झारखंड में है। मतलब कोयला भंडार सर्वाधिक झारखंड में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है। उसके बाद उड़ीसा, तीसरे नंबर पर झारखंड। वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? Who was the first Lok Sabha speaker against whom non-confidence motion was brought in the Lok Sabha? मीरा कुमार, नीलम संजीव रेड्डी, जीवी मावलकर, ओम बिड़ला। तो ये कौन से थे? जीवी मावलकर थे जो प्रथम अध्यक्ष भी थे। मीरा कुमार ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है जो 2009 में बनी थी 2014 तक। जीवी मावलकर ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 1952 से लेकर 1956 तक ये रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी ये 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं और ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति भी थे। पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी यही थे, नीलम संजीव रेड्डी। ओम बिड़ला ये वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं और ये राजस्थान की कोटा सीट से आते हैं और ये 18वें हैं। और लोकसभा कौन सी है? 17वें नंबर की लोकसभा है। ये आपको नोट रखना है कि लोकसभा 17 नंबर की है और जो अध्यक्ष है आपके ओम बिड़ला ये 18वें नंबर के हैं। अनुच्छेद 82 ये लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन से संबंधित है। किस राज्य में कितनी सीटें होंगी लोकसभा की वो कौन बताता है हमें? अनुच्छेद 82 बताता है। और ये 1971 की जनगणना पर आधारित है और ये 2026 तक सेम रहेगा। यानी जितने राज्यों में जितनी सीटें लोकसभा की हैं ये 2026 तक आपकी सेम रहेगी, फिर आपकी ये बदल जाएंगी। भारत में 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। अगर आपसे ये पूछे कि भारत में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जो उनके पद हैं वो कहाँ से बनाए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं वो, तो वो ले गए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से लिए गए हैं 1919 के अधिनियम से। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 552, लेकिन वर्तमान में कितनी है? अब 545 है। लोकसभा में सर्वाधिक जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनकी रिजर्व सीट किस में स्टेट में है? आपकी एमपी के अंदर है। सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब भी वहीं पर है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जो न्यूनतम आयु होती है सदस्य की वो कितनी होती है? 25 वर्ष लोकसभा के लिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और राज्य की बात आए तो केवल विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? हु इज नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया? सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, रामदेव मिश्रा या बाबा आमटे? तो कौन कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया? ये कहे जाते हैं राजेंद्र सिंह जी, वाटरमैन ऑफ इंडिया। सुंदरलाल बहुगुणा वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है। ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, मतलब चिपको आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। और चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र से।
राजेंद्र सिंह, ये पर्यावरण कार्यकर्ता। तरुण भारत संघ की इन्होंने नींव रखी, जिसने करीब 1000 गांव को पानी मुहैया करवाया। इसीलिए इन्हें जो पानी में मिलने वाला नोबेल है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज इनको मिला है। तो आपको पता होना चाहिए जो पानी के लिए कौन सा नोबेल मिलता है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज। रामदेव मिश्रा, ये पर्यावरणविद एवं वनस्पति शास्त्री थे। उन्हें भारत में पर्यावरण विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आपसे पूछे कोई कि पर्यावरण विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है, रामदेव मिश्रा को। बाबा आमटे, इनका मूल नाम मुरलीधर था। ये भी सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जिन भारतीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने कारावास में डाला था, उनका इन्होंने बचाव किया था। और गांधी जी ने प्रसन्न होकर इनको एक नाम दिया था, अभय साधक। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा गया था कि अभय साधक गांधी जी ने किसको नाम दिया था, तो बाबा आमटे को। मध्यकालीन भारतीय इस्लामी वास्तुकला के संदर्भ में पिस्टक का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिस्टक इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिडिवल इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर? तो जो पिस्टक था ये क्या जाता, लंबा प्रवेश द्वार के लिए। किसके लिए? लंबे प्रवेश द्वार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा किस स्थान से दिया था? आपको बताना कि जो जय जवान जय किसान का नारा था ना, वो लाल बहादुर शास्त्री ने कहां से दिया था? इलाहाबाद से, मुंबई से, वाराणसी से या ताशकंद से? इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव आता है उर्बा। कौन सा गांव आता है? उर्बा। वहां से इन्होंने यह नारा दिया था। इलाहाबाद का गांव उर्बा, जहां से शास्त्री ने दिया नारा जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने एक हफ्ते में एक दिन का अवकाश, ये भी नारा दिया था। शास्त्री जी ने खुद अपने पीएम आवास की जो जमीन थी उस पर हल चलाकर खाद्यान्न उगाए थे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। रूस इसका भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या था, समझौता कराने वाला था। तो ताशकंद में जो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, वहां पर क्या होता है कि मीटिंग होती है और 10 जनवरी 1966 को वहां पर ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। समझौते के बाद ताशकंद में एक पार्टी थी। पार्टी के बाद शास्त्री जी सोने चले गए और 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का ताशकंद में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कार्यकाल कितना था शास्त्री जी का? 18 महीने। सही मिलान करें, मैच करेक्टली। राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र और एक साइड में आपके क्या है, राज्य। सिम-बाल-बारा राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ कहाँ पर हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान? सिम-बाल-बारा राष्ट्रीय उद्यान, सिम-बाल-बारा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। गोविंद पशु विहार ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? मेघालय में। और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये है आपका मिजोरम के अंदर। कृष्ण देव राय द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय कृष्ण देव राय डील विद द स्टेट सब्जेक्ट मैटर? तो कौन सी थी ये? ए मुक्त मलयद। कौन सी थी? ए मुक्त मलयद। कादम्बरी ये दुनिया का पहला उपन्यास है जो बाण भट्ट ने लिखा था। कौन सा? कादम्बरी। बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। कर्पूर मंजरी संस्कृत में राजशेखर द्वारा रचित नाटक है। ये राजशेखर कौन थे? काव्य शास्त्र के पंडित थे। गुर्जर वंशीय नरेश महेंद्र पाल प्रथम के गुरु और मंत्री थे। तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण का पाठ है। सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण का पाठ तोलकाप्पियम। इसको लिखने का श्रेय किसी एक लेखक को नहीं दिया गया है, मतलब अलग अलग लेखकों ने इसको लिखा है। महान सीमा भ्रंश किसको अलग करता है? महान सीमा भ्रंश किसको अलग करता है? व्हाट इज सेपरेटेड बाय द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट?
तो ये करता है आपका महान सीमा वनस शिवालिक से लघु हिमालय को अलग करता है। हिमालय की भू आकृतिक समझने के लिए इसे उत्तर से ऐसे दक्षिण की तरफ 4 प्रदेशों में विभाजित किया। सबसे जो ऊपर है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ये सबसे पुराना हिमालय है, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद आता है आपका दीर्घ हिमालय, उसके बाद आता है आपका लघु हिमालय, और फिर आता है आपका शिवालिक हिमालय। यहाँ पर जो ये जो आपको दी गई है इसको बोलते हैं हम महान सीमा भ्रंश। क्या बोलते हैं इसको? महान सीमा भ्रंश, जो आपका शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से गलत हैं? शिक्षा वन, ये तो डाले तो सही है। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा और वन, कि इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी है और राज्य सरकार की। वन में भी दोनों की जिम्मेवारी है। वन जंगली जानवर, ये भी दोनों का है आपका। शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, ये भी है दोनों का। वन स्थानीय सरकार, ये देखो स्थानीय सरकार, ये सिर्फ किसका है? ये आपका राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है ये? कौन सा? स्थानीय सरकार। संघ सूची में कितने विषय हैं? 98। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 62। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, और अनुच्छेद 246 के अंदर इन सूचियों का वर्णन दिया गया है। 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? हु वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1947? तो ये कौन था आपका? उस्मान अली। कौन थे? उस्मान अली। हैदराबाद शहर की स्थापना 1591 में कुली कुतुब शाह ने की थी, मूसी नदी के तट पर। कहां पर की थी? मूसी नदी के तट पर की थी 1591 में कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? गोलकुंडा। क्या था? गोलकुंडा। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क। कौन था? निजाम उल मुल्क। हैदराबाद शहर की स्थापना तो कुली कुतुब शाह ने की थी, लेकिन हैदराबाद राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क था। हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो द्वारा। ऑपरेशन पोलो द्वारा 1948 में। मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? किस में मिलता है? ये मिलता है आपका तबकात ए नासिरी के अंदर। कहां पर मिलता है? तबकात ए नासिरी के अंदर। चचनामा किसने लिखी है? चचनामा लिखी है अली कुफी ने 1226 ईस्वी में, और इसमें किसका वर्णन है? सिंध पर अरब विजय का ये एकमात्र ग्रंथ है। कौन सा है? चचनामा। अली कुफी इसके लेखक हैं। किताब उल यामिनी ये उतबी द्वारा लिखी गई है। ये किसके बारे में? महमूद गजनवी का इतिहास इसी बुक के अंदर आपको मिलता है। तबकात ए नासिरी ये किसने लिखी थी? मिनहाज ने। किसने लिखी है ये? तबकात ए नासिरी किसने लिखी है? मिनहाज ने। रजिया सुल्तान के शासनकाल में नसीरिया मदरसा के मुख्य शिक्षक थे। तारिक उल हिंद ये अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। 1000 ईस्वी के आसपास के राजस्थान की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का हमें पता चलता है। जारवा जनजाति का संबंध है। जारवा ट्राइब का संबंध कहां से है? तो ये है अंडोमान निकोबार से। कहां से है? अंडोमान निकोबार से। लक्षद्वीप में जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है मालमिस जनजाति। कौन सी? मालमिस जनजाति। अंडोमान निकोबार में जनजाति सोम्पेन, ओंग, सेंटिनेलीज और जारवा ये जनजातियां पाई जाती हैं, और ये सभी विलुप्ति की स्थिति में है अब। दमन व दीप में धोड़िया, सिद्धि, बरली, दुबला ये जनजातियां पाई जाती है दमन व दीप में। दादर व नागर हवेली में बरली, कठोडी, कोकना, नायकड़ा
ये जनजातियां पाई जाती हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी, और ये किसी न किसी एग्जाम में आई हुई है सभी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? कौन से आर्टिकल के अंदर ये दिया गया है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है, किस अनुच्छेद के तहत? तो क्या है इसका आंसर? 124। तो अनुच्छेद 124 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। अनुच्छेद 137 क्या बताता है? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे देती है तो उसको बदल भी सकती है सुप्रीम कोर्ट, उसको वैसे का वैसे भी रख सकती है रिव्यू के लिए। तो कौन सा अनुच्छेद? 137। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना से संबंधित है। अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश देता है, अगर उसका आदेश कोई कोर्ट ना माने, दूसरी कोर्ट ना माने, तो उससे इसका रिलेशन है। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय घोषित है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है? अनुच्छेद 129 के तहत। भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कानून बना दिया, जो नियम बना दिया, वो सभी अन्य हाई कोर्ट्स को या छोटे न्यायालय को मानना पड़ेगा। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श की शक्ति, ये अनुच्छेद 143 से इसका रिलेशन है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, जितना भी संविधान से कोई भी अपील अगर आपको करनी है तो कौन सा अनुच्छेद है? वो 132। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, यानी कि रिट जारी करने का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का रिट जारी करने का अधिकार। नोट, BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? रंगराजन समिति, AD गोरावाला समिति, नरसिम्हन समिति या साइमन कुजनेटस समिति? तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी वो किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? रंगराजन समिति की अनुशंसा पर। साइमन कुजनेटस राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? साइमन कुजनेटस। नरसिम्हा समिति बैंकिंग संरचना में सुधारों से संबंधित है। AD गोरावाला समिति, इसके सुझावों से SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसका स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 2006 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली के अंदर। कवि वत्सल उपाधि किस वंश के राजा ने प्राप्त की थी? द किंग ऑफ विच डायनेस्टी रिसीव्ड द टाइटल कवि वत्सल? तो ये किस वंश के राजा थे? ये थे आपके सातवाहन वंश के राजा। किस वंश के राजा थे ये? आपके सातवाहन वंश के राजा। सातवाहन वंश संस्थापक कौन थे इसके? तिमुक। राजधानी अमरावती। सर्वश्रेष्ठ शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। शासकों की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। किन शासकों की? सातवाहन वंश के शासकों की। कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण में। पल्लव वंश संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। राजधानी क्या थी इनकी? कांचीपुरम। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश संस्थापक दंतिदुर्ग। राजधानी क्या थी इनकी? मान्यखेत। प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध चोलों और राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया था। यह आपको नोट रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है? तो ये कौन सा चैनल आपका? डंकन पास। ये दक्षिण अंडमान है और लघु अंडमान, इनके एक उत्तरी अंडमान है, एक आपका फिर लघु अंडमान है और यहाँ पर एक दक्षिण अंडमान है। इनके लघु और दक्षिण इनके बीच का जो है उनको बोलते हैं हम डंकन पास। क्या बोलते हैं उनको हम? डंकन पास।
10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। कहाँ पर है ये? अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? 10 डिग्री चैनल। कोको स्ट्रेट जो जल डमरू मध्य है वो कोको द्वीप कहाँ पर है? म्यांमार के अंदर और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनीकॉय के मध्य स्थित है। मालदीव और मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनीकॉय के मध्य स्थित है। मतलब आपको ऐसे करना है याद, ये यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर मिनीकॉय है और यहाँ पर आपका मालदीव है, ऐसे। तो जो लक्षद्वीप और मिनीकॉय के मध्य है वो है 9 डिग्री। कौन सा है आपका? वो 9 डिग्री। और जो मालदीव और मिनीकॉय के मध्य है वो कौन सा है आपका? 8 डिग्री चैनल स्थित है। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है। सुमात्रा कहाँ का द्वीप है? ये इंडोनेशिया का द्वीप है। और इनके बीच कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। 49वीं समांतर रेखा ये कनाडा और अमेरिका के बीच में है। ऑर्डरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 20वीं समांतर रेखा ये लीबिया और सूडान के बीच में स्थित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। अशोक का रूमीदेई स्तंभ अभिलेख गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? कौन सा? अशोक का रूमीदेई स्तंभ। गृह त्याग की घटना, ज्ञान प्राप्ति घटना, या प्रथम उपदेश, या मृत्यु। तो यहाँ पर तो ये गलत है क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पर क्या आएगा आपका? जन्म। क्या आएगा? जन्म। तो जो अशोक का जो रूमीदेई स्तंभ है वो किससे रिलेटेड है आपका? गौतम बुद्ध के जीवन की घटना से, जन्म से। किससे रिलेटेड है आपका? वो जन्म से आपका रिलेटेड है। गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना को क्या बोला गया था? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला गया था? महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण ये बोला गया था गृह त्याग की घटना को। इसका प्रतीक क्या था? प्रतीक था इसका घोड़ा। क्या था? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति की घटना ये कहाँ पर हुई थी? गया में। कहाँ हुई थी? गया में हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर। और प्रतीक क्या है इसका? बोधि वृक्ष। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? बाय विच एक्ट वाज द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो ये की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि फेस्टिवल तो किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है आपका? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में। नव वर्ष के रूप में ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सा? उगादि उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।